नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजारनिया विज्ञान की इस श्रृंखला में जागृति परिवार की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अपन ने विज्ञान की श्रृंखला में कुछ तरंगों से संबंधित स्टडी कर रहे थे अपन, और तरंगों से संबंधित आज अपन विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो तरंगों से संबंधित जो तरंग गति के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले उन पे अपन चर्चाएं कर लेते हैं, जिनका नाम प्रीवियस क्लासेज में भी बहुत बार आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अच्छा मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी आप लोग कैच करना बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहली चीज है, मैंने ऐसे मेंशन करा यहाँ पे, इसको बोला जाता है क्या, सब जानते हो ना, तरंग दैर्घ्य। क्या कहा जाता है इसको? वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसके नाम से सूचित हो रहा है कि किसी तरंग ने कितनी लंबाई कितनी दूरी तय की होगी, उसी को तो अपन तरंग दैर्घ्य बोलेंगे ना। और तरंग दैर्घ्य को वास्तविकता में कैसे पहचानेंगे अपन? देखो, विज्ञान ऐसे कहती है क्या, मैंने एक इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बना ली, इस प्रकार की एक वेवफॉर्म बना ली, इस प्रकार की तरंग बना ली। अब देखो, इस तरंग में अपने को करना क्या है, होता क्या है, ये जो इसकी पीक वैल्यू होती है ना, किसी भी प्रकार की तरंग की, इस पीक वैल्यू को बोला जाता है क्या? सरंग। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कोई दूसरा सरंग हो गया। और ये जो नीचे डीप में वैल्यू होती है, नेगेटिव में, माइनस में, इस वाली चीज को बोला जाता है गर्त। क्या बोला जाता है? गर्त। अब देखिए, इस तरंग दैर्घ्य की बेसिक बताता हूं बातें आप लोगों को। क्या तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन अपने को ऐसे कहती है क्या, कि किन्हीं दो क्रमागत, मतलब दो निकटवर्ती सरंग या फिर दो निकटवर्ती गर्त के जो बीच की दूरी होती है ना, इसी को कहा जाता है क्या? ये मैंने क्या, ये ग्रीक भाषा का शब्द है लेमड़ा, इसे प्रदर्शित करा। ये तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करा जाता है इस लेमड़ा से। अब देखो, आप लोगों के पास में तरंग दैर्घ्य का पता चल गया कि तरंग दैर्घ्य अपन वास्तव में बोलेंगे किसको, तो दो क्रमागत या दो निकटवर्ती सरंग या दो निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी को अपन ने तरंग दैर्घ्य कहा। वास्तव में तरंग दैर्घ्य किसको कहा जाता है, आप लोगों को पता चला ना। अब देखो, दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, अभी आप लोगों के देखो दो प्रकार की तरंगों में अंतर पता करने के लिए संपीड़न और विरलन वाला मामला भी आएगा। तब अपन लोग कैसे कैच करेंगे इसको, उस टाइम में बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना उसको। अब यहां से तरंग दैर्घ्य की ये डेफिनेशन निकल के आती है क्या, कि तरंग दैर्घ्य किसी तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलेंगे अपन। और क्या, इसको अपन ने लेमड़ा से प्रदर्शित करा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, इस तरंग दैर्घ्य का जो मापन है ना, ऐसा ही मात्रक वो मीटर में करा जाता है। इसका मेजरमेंट किस में करेंगे अपन, इसका मापन किस में करेंगे? मीटर में करेंगे। इसका मापन मीटर में करा जाता है एसआई पद्धति के अनुसार। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या, कि इस तरंग दैर्घ्य को मापने की एक और इकाई होती है, जिसको कहा जाता है ये एंगस्ट्रम। आप लोगों के पहले भी नाम आया था ना, इसको ऐसे दर्शाया जाता है A डिग्री से। इस एक एंगस्ट्रम का मान होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। यदि आप लोगों को सेंटीमीटर में पूछेगा, तब एक एंगस्ट्रम का मान कितना बताओगे? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसको कन्वर्जन मैंने प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों को बताया था। और जितना एक एंगस्ट्रम का मान होता है, रसायन विज्ञान जिस दिन अपन शुरू करेंगे, उस दिन एक परमाणु का आकार भी अपन इतना ही मानेंगे। तो यहां से ध्यान रखना, जितना एक एंगस्ट्रम का मान उतना ही एक परमाणु का आकार, ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। देखो, मैंने ऐसे कहा था क्या, कि एक तो तरंग दैर्घ्य को आप सरंग और गर्त के रूप में डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, इस तरंग दैर्घ्य को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज यहाँ पे देखना आप लोग। क्या ऐसा किस किस केसेज में हो पाता होगा, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी जो मैंने बनाया था वो अनुप्रस्थ तरंगों के केस में होता होगा कहीं ना कहीं। अब देखो, अनुदैर्घ्य तरंगों के केस में क्या क्या होता है, मैंने इस प्रकार की कुछ लाइनें मेंशन कर दी। ये क्या आ गया, देखो बड़े ध्यान से, इनसे आप लोगों के कुछ फंडामेंटल क्लियर होंगे, बेसिक फंडामेंटल। क्या चीज निकल के आएगी देखना। अब देखो, ये क्या है, इसको तो मैं एक कोड सी से डिनोटेट कर रहा हूं, इसको तो मैं सी से लिख देता हूं, और इस वाले को लिख देता हूं मैं कैसे? आर से। सी आर। ये क्या हो गया, इसको बोला जाता है कंप्रेशन। इसको क्या बोला जाता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब हो गया क्या? संपीड़न। इसको क्या कहा जाता है? संपीड़न। इसको कहा जाता है रेरफेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? विरलन। इसका मतलब क्या हो गया, क्या, कि दो क्रमागत संपीड़न, ये भी तो संपीड़न है, या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को भी क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ऐसा भी आप लोग ध्यान में रखना। अनुदैर्घ्य तरंगों के केस में ऐसा पॉसिबल हो पाता है। या फिर इसको मैं दूसरी तरीके से मेंशन कर देता हूं, देखो कैसे, मैंने ऐसे मेंशन करा इसको। ये क्या हो गया, इसको तो मैं कंप्रेशन बोल रहा हूं, इसको रेरफेक्शन बोल रहा हूं। सी आर ऐसे।
तो आप लोगों को पता चल गया क्या कि अनुदैर्ध्य तरंगों के केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखो ये जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ नाम आया ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल, आप लोगों के ये क्या ध्यान में रखना आप लोगों को, ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग होती है ना, ये ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में पॉसिबल हो पाती है, तीनों प्रकार के माध्यमों में इसका जिक्र होता है। और यदि जब बात आप लोगों की लाइफ में अनुप्रस्थ तरंगों की आई, तब अनुप्रस्थ तरंगों के केस में आप लोगों को ध्यान में देना है कि मोस्टली मुख्यतया तो ये तरंगे किस में होती है, केवल ठोसों में ही होती है। किस में होती है? केवल ठोस में। लेकिन यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए कि द्रव और गैस में भी होती है क्या, तो गैस में तो बिल्कुल नहीं होती, और द्रव की केवल उन सतहों पर भी, उन सतहों पर हो पाएगी जो दृढ़ द्रव होते हैं, कठोर होते हैं, गाढ़े होते हैं, उनमें ही उत्पन्न हो पाएगी। तो ऐसा भी आप लोग ध्यान में रखना। ये तरंगदैर्ध्य से संबंधित, मैंने तरंगों से संबंधित तरंगदैर्ध्य का कुछ बेसिक आप लोगों को बताया है। दूसरे प्रकार के इसके फैक्टर पे बात करते हैं। दूसरे प्रकार की क्या चीज सीखनी है अपने को, देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, मेरे साथ साथ कवर करते जाओ, बड़ा आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं आ रहा तो भी पढ़ना है, मजबूरन क्या करें, है ना। दूसरे प्रकार की तरंगों से संबंधित जो चीज है उसको मैंने यहां पर मेंशन करा, इसको कहा मैंने आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नाम सुना है ना। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी मोस्टली पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी से संबंधित जो मेजर जो बातें हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां पर कैसे, विज्ञान की भाषा ऐसे कहती है क्या कि कोई भी कंपन करने वाला पिंड हो या कोई भी कंपन करने वाली कोई भी वस्तु हो, उसने 1 सेकंड में कितना कंपन करा, 1 सेकंड में उसके द्वारा किए गए कंपनों की संख्या कितनी है, उसी को क्या कहेंगे अपन, आवृत्ति कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे अपन, आवृत्ति कहेंगे। ये तरंग की जो आवृत्ति होती है ना, ये आवृत्ति हमेशा स्थिर होती है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती। आवृत्ति हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ऐसा आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। और मोस्टली इस फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोटेट करा जाता है। किससे डिनोटेट करा अपन ने, एफ से डिनोटेट करा। और इसका जो इस फ्रीक्वेंसी का जो मापन है ना, वो मापन करा जाता है किसमें, हर्ट्ज में करा जाता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्या हर्ट्ज से क्या मतलब हुआ, हर्ट्ज से क्या मतलब हुआ, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, नाम सुना हुआ है ना आप लोगों का, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। ये क्या थे, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा था। देखो मैं यहाँ पर नाम मेंशन कर देता हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, हमारे समझ में नहीं आ रहा साहब। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज का नाम सुना है ना सभी ने। ये क्या थे, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी इन्होंने, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी थी। यदि आप लोगों को मैं ऐसे बताऊं किसकी खोज करी, तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी। अब देखो वास्तव में करा क्या था इन्होंने, वो चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्या, ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज से पहले एक भाई साहब आए थे जिनका नाम था मैक्सवेल, आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, है ना। इसी मैक्सवेल के प्रयोग को हर्ट्ज भाई साहब ने क्या करा था, आगे बढ़ाया था। और इसी के सम्मान में क्या, डेटा एक स्थान से जैसे दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कभी भी परिवर्तित नहीं हुई। तो उन्हीं के सम्मान में इस फ्रीक्वेंसी का मापन अपन किस में करते हैं, आवृत्ति का मापन हर्ट्ज में करा जाता है। और भारत में जो डेली लाइफ में अपने घरों में जो एसी आती है, एसी पावर, प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति का मान हमेशा फिक्स होता है कितना, 50 हर्ट्ज, है ना। अपने अपने जो सारे जितने भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 हर्ट्ज का मतलब हो गया क्या कि 1 सेकंड में 1 कंपन, मतलब 1 कंपन प्रति सेकंड। आप लोगों को कोई पूछ ले कि 1 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, 1 कंपन प्रति सेकंड, तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, 50 कंपन हो जाएंगे 1 सेकंड में, है ना। समझ रहे हो ना आप बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितने कंपन हो जाएंगे, 50 कंपन हो जाएंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म आता है इस आवृत्ति के अलावा, जो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, देखो उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको अपन यदि इसके तीसरी टर्म की बात करें तो उसको अपन नाम देंगे, ये वाला मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, क्या कहेंगे उसको अपन, आवर्तकाल, कोई भी टाइम पीरियड, क्या नाम देंगे उसको, कोई भी टाइम पीरियड, आवर्तकाल। अब देखो इससे संबंधित क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्या आवर्ती और तरंगदैर्ध्य को सीखने के बाद में आवर्तकाल से रिलेटेड आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है। देखो किसी भी 2 निकटवर्ती संपीड़न या विरलन का एक स्थिर बिंदु से गुजरने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल कहलाएगा। ये विज्ञान की भाषा कहती है अपने को, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपन करने वाला किसी भी कण द्वारा 1 सेकंड में
जो 1 सेकंड में एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगा उसको अपन आवर्तकाल कहेंगे। इस आवर्तकाल को इसके नाम में टी आ रहा है तो इसको टी से डिनोटेट करेंगे अपन। काय से प्रदर्शित करेंगे? टी से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है ना मापन, वो हमेशा सेकंड में कराया जाता है। किस में करेंगे? सेकंड में करेंगे। अब देखो क्या है, दो चीजों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अभी अभी आप लोगों ने सीखा था, मैंने क्या करा, t = 1/f कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इस t का तो मतलब हो गया टाइम पीरियड आवर्तकाल और f का मतलब हो गया आवर्ती। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि आवर्तकाल बराबर 1 क्या आवर्ती। इसका मतलब क्या हो गया? ये आवर्ती का क्या हो गया? उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हुआ ना उसका। या फिर यहां से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि आवर्ती बराबर क्या होगी? 1 आवर्तकाल। तो ये वाला रिलेशन आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। f = यहाँ से आप यदि निकालना चाहोगे तो 1/t निकल के आएगा। ऐसा ऐसा ध्यान में रखना, मोस्टली पूछ लिया जाता है। अब देखो कुछ चीज़ों में कुछ रिलेशन होता है, बहुत प्रकार की चीज़ों में इस विज्ञान में। उस रिलेशन को अपन ध्यानपूर्वक तरीके से कर लेते हैं। क्या मैथमेटिक्स में आप लोग लोअर क्लासेज में पढ़ते थे कि भैया मुझे ऐसे बताओ कि चाल क्या होती है, तब आप लोग डायरेक्टली ऐसे कहोगे कि साहब दूरी बटा समय। क्या होती है? दूरी बटा समय। यदि किसी भी तरंग की चाल को यदि मैं v से डिनोटेट करूं, वेलोसिटी वेग चाल, और इसकी डिस्टेंस दूरी को मैं उसके तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लैम्डा से डिनोटेट करूं, और इसका यदि जो समय है उस समय को यदि मैं t से डिनोटेट करूं, तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से। वो रिलेशन क्या कहता है? देखो मैंने इसको दूसरे तरीके से लिख दिया, लैम्डा की जगह लैम्डा और 1/t को मैंने अलग कर दिया। तो आप खुद बताओ 1/t से क्या बनेगा? अपना f बन जाएगा ना। तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, तो v = क्या हो गया? लैम्डा × 1/t की जगह क्या? f। अब देखो मेरे भाइयों क्या बना यहाँ पे, किसी भी प्रकार की कोई भी तरंग की चाल बराबर क्या हो गया? उस तरंग का क्या? तरंगदैर्घ्य और इनटू उस तरंग की क्या? आवर्ती। ये वाली चीज आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है। अभी लास्ट जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ध्यान रखा करो। मैंने क्या करा, किसी भी प्रकार की तरंगों से संबंधित तरंग की चाल, उस तरंग का तरंगदैर्घ्य और उस तरंग की आवर्ती, तीनों के बीच में अपन ने क्या कोई ना कुछ रिलेशन स्थापित कर लिया, संबंध बना लिया, और इस संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा ऐसा आप लोग ध्यान में रखा करो। अब देखो आगे क्या करना है अपने को, जल्दी जल्दी कैच करना मेरे साथ साथ, बहुत इजी कंसेप्ट है। आप लोगों को पता हो तो जिस दिन अपन ने पहली इस विज्ञान की श्रृंखला की पहली यूनिट शुरू करी थी, तब अपन ने तरंगों से ही शुरू करा था। वो एक प्रकार की क्या थी? प्रकाश तरंग थी। तो उस टाइम देखो अपन ने क्या करा था, संपूर्ण प्रकार की तरंगों को मैंने ऐसे 2 भागों में क्लासिफाई करा होगा। एक प्रकार की तरंग को आप लोगों ने नाम दिया था मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, है ना, मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंगे। और दूसरी प्रकार की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी थी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर इन यांत्रिक तरंगों को आप लोगों ने ऐसे ऐसे करा होगा। एक प्रकार की होती है क्या? अनुदैर्घ्य प्रकार की यांत्रिक तरंगे, और एक प्रकार की होती है अनुप्रस्थ प्रकार की यांत्रिक तरंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। नाम सुना हुआ है ना सभी का? इन अनुदैर्घ्य तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि ये जाएगी तो इनको कुछ ना कुछ ठोस द्रव्य या गैस के रूप में कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को जाने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी चली जाएगी, निर्वात से होकर भी जा सकती है ये। अब देखो इसके केस में अपन ने ऐसे ऐसे मेंशन करा था उस टाइम, याद हो तो आपको, ध्वनि, और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा था प्रकाश। अब देखो इस प्रकाश का कनेक्शन अपवाद के रूप में अपन ने इधर करा था ना उस टाइम पर। तो आज अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का, बहुत प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है, उस वाले पार्ट को अपने को क्या करना है, कवर करना है। तरंग का क्या मतलब हुआ? एक प्रकार का विक्षोभ हुआ, जिसमें माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं है, स्थानांतरित नहीं होते हैं, बल्कि वो एक ही जगह पर क्या करते हैं, हमेशा कंपन करते हैं। इसी को तो तरंग कहा जाता है। अब देखो बहुत प्रकार की तरंगे होती है, अपन बहुत प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों को यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि इसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो अवधारणा है
वो कौन सी भाई साहब ने दी थी, तब आप लोग हमेशा हमेशा के लिए नाम ध्यान में रखना, उस भैया का नाम है मैक्सवेल, है ना। और इन तरंगों की चाल उतनी ही होती है जितनी प्रकाश की चाल होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइट प्रकाश की चाल कितना बताई थी आप लोगों को उस टाइम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में 3 × 10⁵ बोला था अपन ने, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहा था उस टाइम, याद करो वो वाला दिन, है ना, पता है ना सभी को। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों से रिलेटेड आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है कि वे तरंगे जिनके गमन के लिए, जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक प्रकार की तरंगे कही जाती है। समझ रहे हो ना बात को। उदाहरण के तौर पर आप लोग यदि देखना चाहो तो प्रकाश तरंगे, गामा तरंगे, उष्मा तरंगे, रेडियो तरंगे, लेजर तरंगे, सारी की सारी प्रकार की क्या है, एक्स तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे काहे की बनी हुई रहती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी हुई रहती है। फोटोन से आप लोगों को याद आ रहा होगा, फोटोन से याद आ रहा होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश से संबंधित फोटोन सिद्धांत, है ना। फोटोन का मतलब प्रकाशिक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट, उन्हीं को तो फोटोन कहा था, आइंस्टीन ने कहा था ना उस टाइम पर। समझ रहे हो ना बात को। और ये जो प्रकार की तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इनके द्वारा कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। और अन्य तरंगों की भांति इनके पास में ऊर्जा तथा संवेग होता है। समझ रहे हो ना बात को। और इनका जो आवेश होता है, आवेश वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अब देखो, यदि कोई आपको ऐसे पूछ ले कि तरंगों के रूप में क्या स्थानांतरित होती है, तो हमेशा ऊर्जा ही तो होती है। तरंगों के रूप में क्या होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बहुत प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैं डिटेल बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर 1, देखिए पहली तरंग, जिसको मैं जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ कैच करना, बहुत इजी कंसेप्ट है। पहले प्रकार की तरंग जिसका नाम है क्या, गामा रेज, गामा किरणें। गामा किरणें, गामा तरंगे, जो आप लोग ऐसे गामा रेज, इनके बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को बता दूं क्या, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, हेनरी बेकुरल। कहां के थे वो भाई साहब, फ्रांस के भाई साहब थे जिनका नाम था हेनरी बेकुरल। इन हेनरी बेकुरल ने इनको खोजा था। तो इनकी खोज किसने करी, आप लोग ऐसे ध्यान में रखना, फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल द्वारा इन गामा तरंगों की खोज हुई। और ये गामा तरंगे रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है। यदि इनके कोई सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, तो आप लोग बता देना क्या कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती है, या फिर ऐसे बता देना कि परमाणु के नाभिक के विखंडन से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। परमाणु के नाभिक के विघटन से भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। यदि बात करें कि इन गामा किरणों का उपयोग कहां पर हुआ, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, गामा किरणें जो होती है वो अल्फा और बीटा जो नाभिक में कण होते हैं, उन अल्फा और बीटा जो कण होते हैं उनके टूटने के कारण क्या नई तरंगों का निर्माण होता है, नई किरणों का निर्माण होता है, जिनको गामा किरणें कहा जाता है। यदि उपयोग की बात करें तो हमेशा ऐसे ध्यान में रखना कि एक तो कैंसर के इलाज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। गामा किरणों का इस्तेमाल कहाँ करेंगे अपन, कैंसर के इलाज में, और किसी भी प्रकार के परमाणु के नाभिक की संरचना में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत प्रकार की रेडियोधर्मिता में और नाभिकीय विक्रिया आदि में इनका क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ऐसे आप लोगों को हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है। और जो गैसें होती है ना, गैसें, उनको भी ये किरणें क्या कर देती है, आयनीकृत कर देती है। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं अपने नोट्सों में मेंशन कर लेना, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। दूसरे प्रकार की तरंगों की यदि अपन बात करें तो उनको बोला जाता है एक्स रेज, एक्स किरणें। एक्सरे करवाते हैं ना, एक्सरे किसी, तो नाम से पता हो रहा है कब करवाते हैं, टूट फूट का पता करने के लिए, है ना, हाँ कि कहाँ पे ठुका हुआ है, तभी तो एक्सरे करवाते हैं। विकृति का पता चलता है ना, अपने को ध्यान में रखा करो। यदि आप लोगों को बात करें क्या कि इनकी खोज किसने करी, तब ध्यान में रखना, एक जर्मनी के वुर्ट्सबर्ग, जो जर्मनी का जो यूनिवर्सिटी है, वहां के कोई प्राध्यापक थे, उन्होंने, जिनका नाम था क्या, रोंटजन। इस रोंटजन भाई साहब ने इनकी क्या करी थी, खोज करी थी। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि किसने खोजा, तो जर्मनी के वुर्ट्सबर्ग विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक थे जिनका नाम था क्या, रोंटजन, उन्होंने इनको खोजा था। अब देखो, यदि आप लोगों को ऐसे पूछे कि इनका सोर्स क्या होता है, इनका स्रोत क्या होता है, तो आप लोग ऐसे बताना क्या कि कोई भी भारी लक्ष्य हो, उसके टकराने के कारण एक्स तरंगे उत्पन्न हो जाती है, या जो अत्यधिक तीव्र तेज गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं
उनके द्वारा भी इनका क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऐसे ध्यान में रखना। उपयोग की जब यदि बात करें तो बहुत प्रकार की चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। यदि शरीर में हड्डी टूटने या फेफड़ों के रोगों में तथा शरीर में छुपी हुई गोली का पता लगाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। हड्डियों का फ्रैक्चर ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है रेडियोग्राफी में। और एक्स किरणों का प्रयोग क्रिस्टल की जो आंतरिक संरचना होती है ना, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना, उनका अध्ययन करने में भी करा जाता है। ऐसे ऐसे आप लोग ध्यान में रखना। विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो देखो तीसरे नंबर पे जो तरंग आती है उसका नाम है क्या, यूवी रेज। पहले भी कभी नाम आया था, अपन ने पहले कभी किसी वीडियो में याद करा होगा, इसको ध्यान रखो। उस टाइम जब अपन ने प्रकाश से संबंधित कोई घटना पढ़ी थी, वर्ण विक्षेपण है ना, डिस्पर्जन, तब इंद्रधनुष के रंगों के साथ में इसको कवर करा होगा। अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी तरंगे। देखो भैया, तो बैंगनी से ऊपर का कार्यक्रम बताता है अपने को पराबैंगनी, है ना। ये क्या है, देखो यदि बात आए क्या कि इनकी खोज किसने करी, तब आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि जर्मनी के एक भैया थे जिनका नाम था रीटर। इसकी खोज किसने करी थी, रीटर ने करी थी। और नाम से शो हो रहा है, देखो क्या कि इनके सोर्स की यदि बात करें, स्रोतों की कि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखना, सूर्य द्वारा, सूर्य की विद्युत जो स्पार्क होता है या आर्क बोल सकते हो, उससे उत्पन्न होती है मोस्टली तो। लेकिन इस पराबैंगनी तरंगों से अपने को ये सूर्य द्वारा उत्पन्न पराबैंगनी तरंगे अपने पृथ्वी तक नहीं आए, तो बीच में आ जाती है एक क्या, अपने लिए पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करने वाली ओजोन। और इस ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। रसायन विज्ञान में बहुत प्रकार के रासायनिक सूत्रों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा अपन ने, ओजोन को कहा ना। क्यों, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी तरंगों को पृथ्वी पर आने से बचाती है, तो अपने लिए सुरक्षा का काम करा ना। लगभग ऐसा माना जाता है क्या कि इस ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली लगभग 93% पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन द्वारा, ठीक है ना। इस ओजोन परत की मोटाई को या वायुमंडल में व्याप्त ओजोन गैस की मात्रा को मापने वाली एक पद्धति है, मेजरमेंट सिस्टम में इसकी बातें करेंगे अपन, जिसका नाम है डोप्सन पद्धति, है ना। इसका मैंने बहुत डिटेल्ड आप लोगों को जब प्रकाश से संबंधित इंद्रधनुष की वर्ण विक्षेपण घटना बताई थी तब डिटेल्ड बता रखा है ना। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ना, ये सारी जो चीजें हैं उस वाले वीडियो में सब चीजें मेंशन है, आप कृपा करके देखने की कोशिश करना। बार बार रिवाइज करने से अच्छा नहीं लगता है ना, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब देखो इनका यूजेज पूछा जाता है, इनका इस्तेमाल पूछा जाता है कि पराबैंगनी तरंगे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने टीवी में जो एड आता है हेमा मालिनी वाला, केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। केंट क्या, केंट RO + UV। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के शुद्धिकरण में इन पराबैंगनी तरंगों का इस्तेमाल होता होगा, है ना। RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, लगाते हैं ना अपन अपने घरों में। और UV का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी तरंगे। तो पानी के शुद्धिकरण में पराबैंगनी तरंगों का इस्तेमाल हुआ ना। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि और कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जितने भी प्रकार के नकली दस्तावेज और खाने की वस्तुओं के संरक्षण है उनके लिए भी इन पराबैंगनी तरंगों का इस्तेमाल होता है। धुंधले चित्रों को स्पष्ट साफ देखने के लिए भी पराबैंगनी तरंगों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता होगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को हर प्रकार की चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तीसरे नेक्स्ट जो प्रकार है अपना विद्युत चुंबकीय तरंगों में, वो है विजिबल रेज, दृश्य विकिरण या दृश्य किरणें। दृश्य का क्या मतलब हुआ, जिनको अपन देख सके। और किनको देख रहे थे अपन, किनको देख रहे थे, एक प्रिज्म से जब सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है, तब सूर्य द्वारा उत्पन्न सफेद प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये धारणा अपने को किसी न किसी एक घटना में एक भाई साहब ने बताई होगी जिनका नाम था न्यूटन ने ही तो कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई भी सफेद प्रकाश, सफेद वस्तु, सफेद कागज, सफेद कपड़ा, कोई भी सफेद चीज हो वो 7 रंगों को मिलाकर बनाई जाएगी। और उन्हीं 7 रंगों को अपन दृश्य का मतलब देख पाएंगे। और उन्हीं 7 रंगों से इस धरती पर विद्यमान हजारों लाखों करोड़ों रंग बनाए जा सकते हैं। ऐसा भी अपने को पता है। तो आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि दृश्य किरणों की खोज किन्होंने करी, तब ये किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। ऐसा आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है।
और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि उत्पन्न कहाँ से होती है, तब आप लोगों को जो अत्यधिक तापमान वाली वस्तुएं होती है ना, या अत्यधिक आयनित गैसें होती है, उनसे इनको उत्पन्न करा जा सकता है। ये आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। फिर बात आती है इनके उपयोग की, कि इनका डेली लाइफ में अपन यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं दृश्य विकिरण का। अपने दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तुओं के दिखाई देने का मुख्य कारण विजिबल रेज ही होती है, दृश्य विकिरण ही होती है। और जो अपन लोगों की जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, या फिर आप लोगों का जो किसी भी प्रकार की कोई भी अणु की संरचना हो, या सोडियम लैंप हो, या विद्युत बल्ब हो, इनकी संरचना का पता लगाने के लिए अपन विजिबल रेज का इस्तेमाल करते हैं, उनको काम में लेते हैं। ऐसा ऐसा आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। याद रखना जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये VIBGYOR है ना, ये 7 रंगों का जो कार्यक्रम था अपना प्रकाश की किसी घटना में, वो वाला दिखने वाला जो कंसेप्ट यहीं पे अप्लाई होगा। इसी कारण इनकी खोज न्यूटन द्वारा मानी जाती है। समझ रहे हो ना बात को। नेक्स्ट प्रकार की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट वाली आती है IR रेज। IR का क्या मतलब हुआ, इसको पूरा बोला जाता है क्या, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड को बोला जाता है क्या, अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे। देखो जो अपना रेड था ना, है ना, इस रेड से आगे की कहानी मैंने बताई होगी कि इसके इंफ्रा शब्द लगा देना और रेड मिक्स कर देना तो इंफ्रारेड बन जाएगा, अवरक्त तरंगे बन जाएगी। और यदि बात करें क्या कि इनकी खोज किसने करी, तो इन IR रेज की जो खोज है वो करी थी इस भाई साहब ने, जिनका नाम था हर्शेल। क्या नाम था उनका, हर्शेल ने खोज करी थी। या आप लोगों को कोई पूरा नाम पूछना चाहिए कि हर्शेल का पूरा नाम क्या था, तब बता देना सर फ्रेडरिक विलियम हर्शेल। क्या था इनका पूरा नाम, सर फ्रेडरिक विलियम हर्शेल। ऐसा ऐसा बता दोगे ना। और ये जर्मनी के थे। कहां के थे ये, जर्मनी के थे, ध्यान में रख लेना। यदि बात आए क्या कि ये उत्पन्न कहां से होती है, तब ऐसे बता देना है कि IR रे जो होती है सभी प्रकार की गर्म वस्तुओं से, कोई भी वस्तु जिसका तापमान अधिक हो, और तापमान अत्यधिक किसका है, सूर्य का, तो गर्म वस्तुओं से या सूर्य से अपन इसको क्या करवा लेंगे, इनको उत्पन्न करवा लेंगे। अब देखो इनसे संबंधित जो लास्ट टाइम यदि जो मेरे प्यारे प्यारे मित्र जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, आपको पता हो यदि आप में से किसी ने RS प्री एग्जाम दिया हो, लास्ट टाइम 5 अगस्त 2018 को जो हुआ था, उसमें डायरेक्टली पूछा था क्या क्वेश्चन, क्या कि अपना जो रिमोट होता है ना, रिमोट किसी का भी रिमोट मान लो आप, है ना, टीवी ऐसी फ्रिज वगैरह किसी का भी रिमोट, आपने जैसे सपोज करो आप घर में सोफे पर बैठे हो और दूसरे कोने में टीवी लग रहा है, आपके हाथ में रिमोट है, उस रिमोट के जब आप बटन दबाते हो, चैनल वगैरह चेंज करते हो, तब उस बटन से लेके, उस रिमोट से लेके, जैसे मेरे पास ये रिमोट है, इस रिमोट का मैं यदि मैं कोई भी बटन दबाऊंगा तो इस रिमोट से लेके जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसके सेट टॉप बॉक्स तक जो तरंगों का आदान प्रदान होता है ना, वो प्रकार की तरंगे कौन सी होती है, अवरक्त तरंगे होती है। तो रिमोट सेंसिंग प्रणाली में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। रिमोट कंट्रोल में या सुदूर संवेदन में, समझ रहे हो ना आप बात को, है ना, जिस रिमोट सेंसिंग भी बोल सकते हो आप इसको, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरा जो घना जब कोहरा होता है ना, अत्यधिक जब फॉग होता है, तब उस वाले केस में आप लोगों को कोहरे में यदि फोटोग्राफी करनी हो तब इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी रोगी जो होता है ना उसकी सेकाई करते हैं ना, उसमें भी अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और शरीर के तापन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट्स में डेटा ट्रांसफर में भी IR वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत प्रकार की IR LEDs लगी हुई रहती है, LED लाइट एमिटिंग डायोड वगैरह, है ना। और यदि जो बहुत बड़े बड़े पौध ग्रह होते हैं, उन पौध ग्रहों में पौधों को गर्म रखने के लिए भी IR वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, IR रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रकार की यदि अपन तरंगों की बात करें, तब नेक्स्ट प्रकार की अपनी तरंगे आएगी, उनको बोलेंगे अपन माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और वेव्स का मतलब तरंगे। इन सूक्ष्म तरंगों की अब अपन कहानी करने वाले हैं। माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, बहुत प्रकार की सूक्ष्म तरंगे। जब यदि आप लोगों को पूछ ले क्या कि इन माइक्रोवेव्स की खोज किसने करी, तब वही जवाब देना आप लोग क्या, हेनरिक हर्ट्ज ने। कौन सी भाई साहब ने करी थी इनकी, हर्ट्ज ने इनकी खोज करी थी। सूक्ष्म है, नाम इनका सूक्ष्म है, तो इसका मतलब क्या, देखो
बात जब इनके स्रोत की आए कि ये उत्पन्न कहाँ से होती है, तो एक डिवाइस होती है, आपने नाम सुना होगा मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन नाम सुना है? उस मैग्नेट्रॉन के द्वारा भी इनको उत्पन्न करा जाता है। या बहुत प्रकार के ओसिलेटर का नाम सुना होगा आपने, दोलित्र, जहां पर अपने को फ्रिक्वेंसी को उत्पन्न करना हो, आवृत्ति को उत्पन्न करना हो, उन दोलित्र परिपथों में की सहायता से भी सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। यदि उपयोग की बात करें कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो टीवी प्रसारण में, रेडार में, जीपीएस में, बहुत प्रकार के बेतार, लैन, वाईफाई, ब्लूटूथ जो अपने होते हैं, इन सब में माइक्रोवेव इस्तेमाल करी जाती है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। या ऐसे ध्यान में रखना, खाद्य पदार्थों को शीघ्र गर्म करने में बहुत अच्छा यूज है इसका। माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना है ना आपने, है ना, उसमें भी माइक्रोवेव ही काम में आती है, उसके नाम में आ रही है माइक्रोवेव। तो ऐसा ऐसा आप लोग ध्यान में रख लोगे ना कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ये जो माइक्रोवेव होती है ना, सूक्ष्म तरंगे, बहुत प्रकार के इनकी आवृत्ति के अनुसार इनके अलग अलग कुछ बैंड होते हैं। उस अलग अलग बैंड में ये बटी हुई रहती है, बहुत प्रकार के बैंड होते हैं। जैसे सपोज करो इनका मिनिमम जो बैंड है वो 1 गीगाहर्ट्ज से शुरू होता है और 1 और 2 गीगाहर्ट्ज के बैंड को बोला जाता है एल बैंड। बहुत प्रकार की तरंगे होती है, ऐसे ये लगभग 170, 80, 200 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। बहुत लंबा प्रास होता है इनका, जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इनको वन बाय वन अपन कैसे कवर करेंगे, कैसे करने वाले हैं, देखिए बड़े ध्यान से। माइक्रोवेव्स को आपने कवर करा, नेक्स्ट प्रकार की तरंगे देखो, रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगे नाम से ही आ रहा है, रेडियो नाम में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं मार्कोनी भाई साहब ने इसकी खोज करी होगी। किसने करी थी? मार्कोनी ने। किसने करी थी इनकी खोज? मार्कोनी भाई साहब ने इनकी खोज करी थी, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों की। यदि बात इनके स्रोतों की आए, तब वही ये जो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स है ना, ये दोलित्र परिपथों द्वारा उत्पन्न करी जाती है। ये नाम क्या आ गया साहब, क्या नाम बोल रहे हो आप? दोलित्र परिपथ, ओसिलेटर सर्किट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ओसिलेटर सर्किट। देखो भैया बात है ऐसी, ये जो ओसिलेटर है ना, ये दोलित्र, इस दोलित्र का मेन काम होता है इसको उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करना, आवृत्ति को उत्पन्न करना, है ना। और ये आवृत्ति जिस बेसिस पर, जिसकी सहायता से उत्पन्न करता है ना, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फीडबैक प्रोसेस, है ना। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी डिवाइस को बिना कुछ इनपुट दिए डायरेक्टली आउटपुट प्राप्त करा जाता है। इनपुट इतना ही देते हैं, मिनिमम इनपुट वोल्टेज, जिससे इसके कंपोनेंट क्या हो जाए, एक बार रन हो जाए, ऑपरेट हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना। तो ऐसा ध्यान में रखना, ओसिलेटर जिंदगी में जब कभी भी नाम आए तो ओसिलेटर दोलित्र का मेन काम क्या है? आवृत्ति को उत्पन्न करना। ध्यान में रख लोगे ना। विभिन्न प्रकार के ओसिलेटर सर्किट से दोलित्र परिपथों की सहायता से इनको क्या, इन रेडियो वेव्स को क्या करा जाता है? उत्पन्न करा जाता है। जब बात इनकी उपयोग की आए, तब टीवी, रेडियो, मोबाइल, बहुत प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं, इनमें इनका क्या करा जाता है? इस्तेमाल करा जाता है। अब देखो, सारी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ने के बाद में आप लोगों को मैं एक बेसिक सी चीज बताता हूं, बेसिक सी बात बताता हूं। देखो क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा साहब, आपने पता नहीं क्या बताया इतनी देर, कुछ पता नहीं चला हमें। तो अब कुछ टाइम के लिए मेरे को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, केवल सुनने मात्र से आप लोगों का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। देखो मैं क्या कर देता हूं, एक वेव, जो विभिन्न प्रकार की रेज है, वेव जो, उनको चार्ट रूप में मैं कुछ एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, और उस वाले चार्ट को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। देखो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, ऐसे COSMIC, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक का मतलब समझते हो ना, अंतरिक्ष किरणें। जी, गामा आया था ना नाम, एक्स रेज, एक्स किरणें। ये जो अपन ने अभी भी कवर करा है, ये सारी की सारी प्रकार की चीजें वही तो है। नेक्स्ट बताता हूं आप लोगों को, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी तरंगे। नेक्स्ट है विजिबल, दृश्य तरंगे। कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। नेक्स्ट है कौन सी?
IR, समझ जाओगे ना, इंफ्रारेड। नेक्स्ट कौन सी, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, और अंतिम है रेडियो वेव्स। इसके नीचे आवृत्त लिख देता हूं, ये सूक्ष्म तरंगे होगी और ये आप लोगों की कौन सी होगी, रेडियो तरंगे होगी। अब देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से मैं क्या कर देता हूं आप लोगों के सामने, क्या ऐसे एक लाइन खींच देता हूं। यदि अपन ऐसे ऐसे इधर जाएंगे ना, तब जो चीज बढ़ती है ना उसके आगे मैं लिख देता हूं एक चीज बढ़ेगी। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तब तरंग दैर्घ्य, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, वेवलेंथ, ये क्या होता है, ये बढ़ता है। यदि आप इधर जाओगे तब ये क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा आप लोगों का, बढ़ेगा। कहने का मतलब मैं जा किधर से रहा हूं, इधर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, कॉस्मिक रेज से मैं रेडियो वेव्स की ओर जा रहा हूं। ऐसा ऐसा आप लोग ध्यान में रखोगे ना। और आवर्ती ऊर्जा और जो इनकी भेदन क्षमता होती है ना, यदि आप ऐसे जाओगे तब तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो आवर्ती, एक ऊर्जा और एक भेदन क्षमता, ये क्या होगी, ये आप लोगों की क्या घटती है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्टली पूछा जाता है यहां से। यदि आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले क्या, ऐसा क्या कि सर्वाधिक आवर्ती, सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक भेदन क्षमता या न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाली तरंग कौन सी है, तब आप लोग क्या जवाब दोगे, सर्वाधिक आवर्ती। इधर जाएंगे तो आवर्ती घटेगी, तो किसकी होगी सर्वाधिक आवर्ती, इसकी। सर्वाधिक भेदन क्षमता इसकी, सर्वाधिक ऊर्जा इसकी, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो कम से कम तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। तब आपको जवाब देना है क्या, अंतरिक्ष किरणें, कॉस्मिक रेज। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे कौन सी है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है ना, इधर कहां तक बढ़ेगा, रेडियो वेव्स तक बढ़ेगा, रेडियो तरंगों तक बढ़ेगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मैंने वेव्स तरंगों से संबंधित आप लोगों को बहुत प्रकार की चीजें एक्सप्लेन करी है आप लोगों के साथ में। तरंगों से संबंधित अपना आज तक का जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन नेक्स्ट जब भी अपना वीडियो आएगा तब अपन क्या करेंगे, नए सिरे से नई यूनिट की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मेरे सारे भाई बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से मस्त रहो, व्यस्त रहो, लगे रहो, अपने काम में लगे रहो, है ना, और बढ़िया पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।